So good evening, Neeraj. First of all, welcome to EduTap and many many congratulations, नीरज, आपकी इस सिलेक्शन पे। और जैसे कि आपने रैंक 368 जो है वो सिक्योर किया है इस बार ईपीएफओ के एग्जाम में, और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको जो है वो मुबारक। तो थैंक यू वेरी मच। नीरज जी, सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि अब कैसा फील कर रहे हैं आप कि नाउ यू आर एन ऑफिसर, जिसके लिए शायद आपने इतनी मेहनत की होगी और फाइनली जो है वो चीज़ आपको मिली है। I'm feeling really very happy, and I'm really grateful and thankful to everybody who has supported me in this journey. I would say, like, to my the parents, my uh, friends, everyone who has like contributed, because uh, the journey cannot be completed without the contribution of your near and dear ones. So बिल्कुल। I would like to thank them, and I'm very much grateful to them. So yes, and I'm really feeling very happy. And before starting, I would like to thank the EduTab platform and you especially, that you took this time and arranged this session. And I'm really thankful to you as well. ओके, थैंक यू नीरज। सो नीरज, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से आगे यही आपसे जानना चाहेंगे कि आगे चलने से पहले हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, सो दैट कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आइडिया हो जाए कि आप मतलब क्या आपका जो है एजुकेशन बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने जो है वो ग्रेजुएशन की है। तो काफ़ी डाउट रहते हैं क्योंकि बच्चों के, तो इसलिए अगर आप बताएं तो आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, तो आप वो जो है बता सकते हैं अभी। ठीक है, तो बेसिकली I would just give my basic introduction. My name is Neeraj Gupta. I hail from Jharkhand, Dhanbad. ओके। Dhanbad is the coal capital of our country. And for the past 11 years, I've been living in Delhi. और मैंने अपना स्कूलिंग भी यहीं पे किया, और मैंने ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएट हूँ बाय क्वालिफिकेशन। और मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया इन ग्रेट ग्रेट। 2016। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स वगैरह नहीं किया, बिकॉज मेरी मतलब जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही था तो मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था, हम्म। विच आई रैन फॉर ऑलमोस्ट 4 years। हम्म। 4 साढ़े 4 5 साल मैंने स्टार्टअप चलाया अपना। इट वाज इनटू टेक्नोलॉजी। आई वाज रनिंग एन आईटी कंपनी, and I also was running a portal which used to enable the local scrap vendors and scrap dealers। तो वो स्टार्टअप भी था मेरा, जो मैंने 2020 तक ऑलमोस्ट चलाया था, 19 ओके। तक शायद, या हम्म। मेरे को एग्जैक्टली वो नहीं है, 19-20 के आसपास। फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और साथ में फिर मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया। तो जो मेरा ग्रेजुएट मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन ही है, एंड दैट टू इन कॉमर्स ओके। फ्रॉम, एज आई सेड, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। यस। ओके। तो 2020 में आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा, ठीक है, यस। एंड नाउ इट्स 2025, है ना? तो ये 4 साल का जो है वो लॉन्ग गैप आपने ये फेस किया होगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये 4 साल आपने प्रिपरेशन ही करी है या फिर अपना कोई प्लान बी भी आपने देखा था? एज यू सेड कि मतलब आपने अपना स्टार्टअप लेफ्ट आउट कर दिया था, तो उसके बाद फिर आपने मतलब सिर्फ प्रिपरेशन ही करी है इन 3-4 सालों में, या फिर मतलब कि कोई और चीज़ जो है तो वो आपने साइड बाय साइड करना शुरू कर दिया था? नहीं, तो बेसिकली मैं, जैसे मैंने श्रीराम में मैं जब पढ़ रहा था, हम्म। तो ग्रेजुएशन तो मैंने किया ही था, साथ में मैं जैसे स्टार्टअप भी चला रहा था, तो मुझे ओवरऑल बिजनेस और मार्केट का पूरा आइडिया था, और बहुत सारी चीजें थी, तो आई वाज लाइक वेरी मच ओके फॉर द कॉर्पोरेट जॉब्स। ओके। और तो मुझे ये पता था कि या तो स्टार्टअप या कॉर्पोरेट जॉब, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। तो उस जगह से क्लैरिटी थी, तो मैंने प्रिपरेशन पे थोड़ा फोकस किया था कुछ टाइम तक, और मैंने अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करने में एटलीस्ट ईयर मैंने उसमें दिया। हम्म। और उसके बाद फिर थोड़ा वहाँ पे कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई बहुत तरीके से, बिकॉज माई फादर ऑल्सो गॉट कैंसर इन बिटवीन। तो वहाँ पे थोड़ा चीज़ें हिल गई थी।
तो फिर इसलिए मैंने फिर फाइनली कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर लिया। तो आई ज्वाइंड एन इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी इन द कंट्री, SDFC Ergo, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। ग्रेट। और आई वाज वर्किंग, और साथ ही साथ आई आई लाइक आई प्रिपेयर्ड आल्सो फॉर दिस एग्जाम। हम्म। तो वो मैं कर रहा था, और साथ साथ मतलब फिर हम्म। ये भी कर रहा था। तो उसके बीच में थोड़ा सा बीच में प्रिपरेशन छूट गया था, क्योंकि लास्ट ईयर के बाद मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी, हम्म। और उसके बाद मैंने कोई एग्जाम ज़्यादा दिया हुआ नहीं था। तो लास्ट ईयर मैंने जो दिया था, 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, वो मैंने दिया था। उस समय तक मैं पढ़ भी रहा था। और फिर उसके बाद मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं, क्योंकि मुझे शायद लग रहा था कि पता नहीं, अब कॉर्पोरेट में ही ग्रो करना है, तो मैं इधर ही फोकस कर रहा था थोड़ा टाइम तक। लेकिन दिमाग में बीच बीच में आता रहता था कि करना है करना है। तो अब जैसे ये होने के बाद शायद अगेन आई स्टार्ट थिंकिंग फॉर सिविल सर्विसेज प्रोबेबली। ओके, तो ग्रेट। देखिए, जैसे कि आपने बताया नीरज जी कि आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया था, यानी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का भी यही डाउट रहता है कि मतलब हमें जो है वो सिर्फ एक साइड ही फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जब तक सिलेक्शन नहीं मिलती तब तक प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर मतलब 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद जो है वो आपको अपना एक प्लान बी की तरफ भी जो है वो फोकस करना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज़्यादातर आई थिंक इसीलिए स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि मे बी उनके पास या तो प्लान बी नहीं होता, या फिर उनके एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहे होते। तो आप उनके लिए क्या सजेशन जो है वो करना चाहेंगे, क्या सजेशन उनको देना चाहेंगे उन यंग एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं और जो जिन्होंने तैयारी करना जो है वो स्टार्ट किया है अभी? तो जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ग्रेजुएशन अपने सब्जेक्ट में तो किया ही होगा, जो सब्जेक्ट भी, चाहे वो कॉमर्स हो साइंस हो, जहाँ पे भी है। तो आई थिंक उसमें उनको बहुत स्ट्रांग होल्ड रखना चाहिए अपना। जैसे मेरा कॉमर्स था, तो कॉमर्स एंड बिजनेस में मेरा स्ट्रांग होल्ड रहा है, मतलब क्योंकि मैंने स्टार्टअप भी चलाया और कॉर्पोरेट में भी काम कर रहा हूँ, और ऐसे भी मतलब आई आई स्टे अवेयर अबाउट कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या स्टार्टअप है, क्या है। तो उसी तरीके से उनको भी अपने सब्जेक्ट में होल्ड रखना चाहिए, ताकि उनको प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब प्लान बी पे आपका एनर्जी नहीं लगेगा। हम्म। जैसे मेरे को एनर्जी नहीं लगा प्लान बी के लिए ना, आई जस्ट ज्वाइन द कॉर्पोरेट बिकॉज मैंने अपने सब्जेक्ट पे होल्ड रखा था, एंड देन उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी नहीं उसके लिए कुछ और करने की। हम्म। तो आई वुड सजेस्ट देम कि आप अपने ग्रेजुएशन को और बेसिक जो जहाँ से भी आप आ रहे हो उस, या जो मतलब जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको तो जो उन्होंने कर लिया वो कर लिया, बट जो आई थिंक स्टार्ट करेंगे और ट्वेल्थ के बाद, और उनको तो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सब्जेक्ट पे स्ट्रांग होल्ड रखिए। कॉलेज में है तो एक्स्ट्रा करिकुलम एंड एवरीथिंग, उन चीज़ों पे फोकस रखिए, ताकि आप अपने आप को अच्छी तरीके से ग्रूम कर पाए, कम्युनिकेशन एंड मतलब ऑलराउंडर। आप अपने आप को, ये नहीं कि आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन, बट आई हैव सीन पीपल प्रिपेयरिंग फॉर सर्विसेज जो मतलब वो दे गेट कैरिड अवे, आई वुड से। क्योंकि शायद वो यंग होते हैं, उनको शायद ज्यादा पता नहीं होता है, या मैच्योरिटी कम होती है, आई डोंट नो। मतलब आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन, बट यस समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमको लगता है कि एग्जाम क्लियर करके हम ऑफिसर ही बनेंगे, और फिर एक ईगो भी आ जाता है साइड में ना। बिल्कुल। तो हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। देखिए नीरज जी, तो मेरा मतलब मेनली अगर मैं आपसे अभी पूछूं, जैसे आप साथ में जॉब कर रहे थे और आपने बच्चों को भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो बताया प्लान बी के बारे में, तो हाँ। नीरज जी, आपने किस तरह से अपनी स्टडीज़ को मैनेज किया वाइल वर्किंग इन कॉर्पोरेट? अच्छा। हाँ, तो मैं बेसिकली मेरे वर्किंग आवर्स जो होते थे वो सुबह 9 से 6 तक होते थे। हम्म। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, और 2 दिन मैं जैसे जाता हूँ। तो जब मैं जाता हूँ तब तो मैं थोड़ा जल्दी मतलब सुबह 6 o'clock से पढ़ता हूँ 8 साढ़े 8 तक। फिर 8 साढ़े 8 बजे मैं निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। मतलब क्या? 9:30 निकलना होता है, तो 1 घंटे में रेडी होके, और रात के टाइम पे भी वापस आता होता हूँ मेरे ऑफिस पास में, तो 7 बजे तक आ जाता हूँ, तो 7 से 10 तक का टाइम। और नॉर्मल डेज में तो ये है कि ऑफिस 10 बजे, 9:30 शुरू होता है, तो मैं 9 बजे तक भी खींच लेता हूँ सुबह। हम्म। और रात को 7 बजे से लेकर के 10 बजे, 10:30, 11 तक खींच लेते हैं। तो इस तरीके से मैं 3-4, फिर सैटरडे संडे आपके पास होता है, हम्म। और हॉलीडेज भी होते हैं।
और एक्चुअली मैंने 1 डेढ़ साल तक रेगुलर प्रिपरेशन किया था। ओके। तो अ, वो मेरे को बेसिक जो चीजें होती है वो पता चल गई थी, तो मुझे पता था कि अब पढ़ना क्या है, कौन सा बुक है, क्या है, वो डाउट नहीं था। हम्म। वो सारी चीजें मैं कर लेता था, तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया अपना वो पूरा। ग्रेट। तो नीरज जी, आपने ये ईपीएफओ का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, राइट? हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो थैंक इसके यू। अलावा आपने और कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए, या फिर और कौन से एग्जाम आपने अटेम्प्ट करे हैं? नहीं, मैं तो मेरा तो सिर्फ सिविल सर्विसेज ही था। हम्म। और सिविल सर्विसेज के लिए ही, क्योंकि मैं पढ़ ही उसके लिए रहा था। और बाकी का सिलेबस भी अलग था, और बाकी मेरे को और कोई ऐसे जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ा बहुत मेरे को आरबीआई ग्रेड बी वगैरह में था, तो मैंने एक बार आरबीआई ग्रेड बी दिया था मैंने। और प्रीलिम्स दिया था मैंने, प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किया था, फिर मैं मेंस में रह गया था शायद, मतलब। हम्म। लेकिन वो था कि वो पूरा अलग सब्जेक्ट था, और मैं ज़्यादा उसके लिए पढ़ नहीं पाया था। बट हाँ, मतलब उसमें मेरा मेंस में नहीं हुआ था, फिर मैंने नहीं दिया उसके बाद। फिर आरबीआई ग्रेड बी एक बार दिया था। और वो इसके साथ ही दिया था, जब ईपीएफओ आया था तभी मैंने वो दिया था। ग्रेट। तो देखिए नीरज जी, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे जो आपकी लॉन्ग जर्नी रही है, ये तैयारी की, फिर उसके बाद ये एग्जाम देने तक की, और फिर फाइनल सिलेक्शन तक की, तो आपने अपनी अ, पर्सनली लेवल पर आपने क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए हैं इस पूरी जर्नी में? हाँ, वो चैलेंजेस तो वैसे तो क्या उसको बोलते हैं, चैलेंजेस अगर मैंने कोई फेस किए होंगे तो वो थोड़ा बस वही था कि जब एग्जाम दे रहे नहीं हो रहा है, हम्म। जैसे सिविल सर्विसेज में हुआ, काम नहीं कर रहा था, वर्कआउट नहीं हो रहा था, तो वो चैलेंज था एक। वो कोप करना वाज अ चैलेंज। हम्म। और तो उसी के लिए मैंने फिर इसलिए कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था, तो वो तो मैंने उसको इस तरीके से कोप किया। दूसरा, थोड़ा एक टाइम पे इम्पेशेंट हो जाते हैं हम सर्टेन टाइम्स, तो फिर वो भी आई हैड टू कोप विद दैट। तो वो अगेन मैं जब जॉब ज्वाइन किया एंड आई इंगेज्ड माई सेल्फ इन वेरियस अदर थिंग्स, तो उस तरीके से मैंने लाइक ओवरकेम दोज चैलेंजेस। और मोस्टली जो चैलेंज था वो यही था कि यू नो हाउ टू गेट टू दैट डेस्टिनेशन। और ग्रेट। वो जो बीच में जो वो एक होता है ना आपके अंदर, यू गेट इम्पल्सिव, हम्म। नहीं हो रहा है तो यू गेट समटाइम एग्रेसिव, यू समटाइम गेट बिल्कुल। एंग्री, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दोज इमोशंस। तो बस वही एक चैलेंज था, और मेरे को लगता है वो मेरे साथ बहुत लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि व्हाट आई एम बिल्कुल सेइंग। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आस्किंग। एंड जैसे कि आपने कुछ चैलेंजेस बताए कि आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है, एंग्री हो जाते हैं, कि मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली जो एक स्टूडेंट है, जो एक एस्पिरेंट है, वो थोड़ा सा मतलब जो है वो डिमोटिवेट भी हो जाता है। तो वो जो चीज़ें जब आपने फेस करी, तो उसको किस तरह से जो है वो आपने टैकल करा, और किस तरह से उसको कॉप अप करा, और फिर अपनी तैयारी में उसी तरह से, उसी डेडिकेशन के साथ जो है वो आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी? क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिमम अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो वो एक दो अटेम्प्ट्स तक देते हैं, और फिर अगर उनका नहीं हुआ तो वो फिर अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लग पड़ते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो अगर आप इस पे से डिपेंडेंसी हटा दोगे, जैसे हम्म। मैंने क्या किया था कि मैंने इस पे से डिपेंडेंसी हटा दी थी, कि ये जॉब पे मेरी डिपेंडेंसी नहीं है ना हम्म। अब। और मैं अपने कॉर्पोरेट में भी ग्रो कर सकता हूँ, और आगे भी और भी कुछ कर लूंगा, स्टार्टअप कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने बिल्कुल। इसमें से डिपेंडेंसी हटा दी, और फिर मैं इसको फ्री फ्लो माइंड से दे रहा था, अब मेरे अंडर बर्डन नहीं था। तो वो मैंने तरीका अपने लिए चूज किया, एंड आई मतलब दैट वर्कड आउट फॉर मी। ग्रेट। तो देखिए, जैसे आपने 2023 में एग्जाम दिया था, राइट, और इसका अभी फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 2025 की स्टार्टिंग में आया है। तो ये जो लंबा गैप था, एक डेढ़ साल का जो ये गैप था, यहाँ पे आपने खुद को किस तरह से मैनेज करा? क्योंकि आपका रिजल्ट तो ऑलरेडी आ चुका था रिटर्न का, है ना, तो आपका इंटरव्यू पेंडिंग था। नहीं, तो वो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट तो था नहीं, हम्म। कि मतलब मैं खाली बैठा हुआ हूँ या फिर मेरे को कुछ बिल्कुल मिल नहीं रहा है, या है ना। तो मेरे पास जॉब था, मुझे पता है कि ठीक है, काम मैं कर ही रहा हूँ, पैसे मुझे मिल ही रहे हैं, मुझे वेट ही बिल्कुल। करना है, बिकॉज कोई दूसरा चॉइस है नहीं। हम्म। तो और मेरी डिपेंडेंसी नहीं थी इसके ऊपर, तो वो मेरे को काफी हेल्प किया ग्रेट। तो मतलब कि आप स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहेंगे कि मतलब किसी भी एक तरह
तरफ जो है किसी एक एग्जाम के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट? हाँ, अगर आप अगर वही मैं उस समय जो लाइन बोलना चाह रहा था ना कि कैरिड अवे हो जाते हैं, मतलब हम देख लेते हैं कि इसमें इतने पर्क्स हैं या मेरे को ये बिल्कुल। गाड़ी मिलेगी या ये मिलेगा, और ये देख करके हम बस कैरिड अवे हो जाते हैं और हम कुछ और नहीं करते। बिल्कुल। और बस हम अपने लाइफ का एक वही ड्रीम बना लेते हैं, उसी को एक अपना मोटिव बना लेते हैं, मकसद बना लेते हैं कि नहीं यही तो करना है अब, और कुछ नहीं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम अपने ड्यूरिंग आवर जर्नी, जो एजुकेशनल जर्नी होती है कॉलेज की, इधर की उधर की, उस समय हम वो सब चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और अब हम बस इसी पे वो मतलब यही ध्यान में रखते हैं कि हमें यही करना है। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग इसी से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड प्रिपेयर, जो कि अच्छी बात है। आपको कुछ चीज अगर आपका वो मतलब लक्ष्य है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका वो आप मान के चुके हो कि आपका वही एक लक्ष्य है, तो आप डेफिनेटली वो काम करिए, लेकिन बाकी चीजों को इग्नोर मत करिए। तो आप बिल्कुल। अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलम है, बहुत सारी चीजें, उनको करिए, और भी चीजों को एक्सप्लोर करिए। और डिपेंडेंट अगर आप रहेंगे इसके ऊपर, अगर आपने इसका आपने इसको अपने आप को कंट्रोल करने दे दिया, तो फिर इट विल कंट्रोल यू फॉर एवर। आप डिपेंडेंसी मत रखिए, आप अपने आप को इतना वो मोल्ड करके रखिए कि आप मार्केट में कहीं भी फिट आ जाए। बिल्कुल। तो फिर शायद आपको वो दिक्कत ही नहीं होगी, फिर आप फ्री फ्लो से एग्जाम दो। मतलब वो चीज़ था। तो मैं इसके लिए मैं इंटरव्यू भी देने गया था, तो आई वॉज ओके यार, ठीक है, होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, या ऑलरेडी मेरे पास ये तो है ही। तो बस वही सोच के मैं इंटरव्यू देने गया था। और ग्रेट। इंटरव्यू भी देने गया था, तो उस समय मैंने मतलब, क्योंकि एक साल हो चुका था, तो हम सब बोर भी हो गए थे, मतलब ना कि अब कब होगा कब होगा। तो मैंने बहुत सारा कुछ तो मतलब छोड़ भी दिया था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था इंटरव्यू के लिए। बहुत, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, कि मैंने सिर्फ बस एक आप लोगों का कोई मटेरियल था ग्रुप पे आया हुआ, कि पीएफओ क्या है, ये है वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। बाकी मेरे को कॉमर्स का पता था, और सोशल इश्यूज, लेबर लॉज वगैरह तो मैंने पढ़ ही रखे थे उस समय। तो मुझे पता था इंटरव्यू में मैं तो दे ही लूंगा। इंटरव्यू का तो आई वॉज श्योर कि इंटरव्यू में ऐसे नहीं होगा कि मैं इंटरव्यू में कुछ। तो मैंने वेंट फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी जैसे आपको पता है 3 लोगों का पैनल होता है, तो बिल्कुल। एक सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा था। तो उन्होंने सब्जेक्ट में भी मतलब अगर 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछे होंगे, तो आई थिंक आई कुड आंसर अराउंड 8 क्वेश्चंस। एक दो में मैंने आधा आंसर दिया होगा, पूरा नहीं दे पाया, आधा दिया। और एक होगा जो मैंने पूरा गलत दिया होगा, अदरवाइज सारे मेरे वैसे ही थे। तो क्या उसको बोलते हैं। और मैंने उनको इंटरव्यू में बोला भी कि 8 साल हो चुके हैं मुझे ग्रेजुएशन करके किए हुए, तो शायद हो सकता है मैं ये सारे आंसर्स, कुछ कुछ सारे आंसर्स मैं गलत भी, मतलब नहीं पता होगा मुझे। तो उन्होंने बोला ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी जो 2 लोग थे, जो 2 लोगों के सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उनका तो ऑलमोस्ट सारे ही मैंने आराम से, इट वाज लाइक अ डिस्कशन, तो वो सारे ही सही, सही या गलत तो नहीं बोल सकते, बट हाँ वो ऐसा कहीं नहीं था कि मैं थोड़ा नहीं दे पाया था। तो बहुत ज्यादा मतलब उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन मैं करके नहीं गया था। अब हो सकता है वो ओके। लक हो कि वो क्लिक कर गया बट हाँ, क्योंकि वो साल भर हो गया था, आपको पता ही चल गया था कि अब क्या ही बिल्कुल। पूछेंगे, बिल्कुल। करेंगे, तो वो था। हालांकि इंटरव्यू के 1 महीने पहले मैंने प्लान बहुत कुछ बनाया था कि हाँ मैं 1 महीने का न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा, ये लॉस पढ़ लूंगा। बट अल्टीमेटली आई कुड नॉट डू एनीथिंग। तो नीरज जी, जैसे कि आपकी ये तैयारी की जर्नी रही, तो आपको एडुटैप के बारे में कब पता चला और किस तरह से कैसे पता चला आपको एडुटैप के बारे में? एडिटर मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था मुझे, जब मैं फॉर्म भर रहा था इसका। हम्म। तो उन्होंने बताया था, मैंने पूछा था कि स्पेसिफिकली कोई प्रिपरेशन कराता है क्या, तो ऐसा तो कोई नहीं है। तो 2-3 नाम उन्होंने बताए थे। जब मैं नोटिफिकेशन आया था भर रहा था, तब मैंने मुझे आप लोगों का पता चला था। तो मैंने फिर अप्लाई, मतलब आई मीन टुक द कोर्स। हम्म। कोर्स लेने के बाद मैंने फिर थोड़े बहुत मटेरियल्स, लेबर लॉज, ये वो आप लोगों से पढ़े थे। ग्रेट। और बाकी तो मटेरियल नॉर्मली होता है, क्योंकि सारी चीजें ओवरलैप कर रही थी यूपीएससी से, तो वो बिल्कुल। सारे आई थिंक सोर्सेस तो आई थिंक सिमिलर ही थे।
तो नीरज जी, अभी जैसे आप ऑलरेडी जैसे सिलेक्ट हो चुके हैं और आप ऑलरेडी एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं, तो आगे का आपका क्या प्लान है? या आप यहीं तक रहना चाहते हैं, या यू आर फर्दर गो फॉर सिविल सर्विसेज, आईएएस एग्जाम्स? नहीं, डेफिनेटली आई गो बिकॉज दैट वाज द मेन, वो स्टार्ट करने का जो एम था वो वही था। ये तो ओके। इन बिटवीन आई टुक इट एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट इट। बट हाँ, वो शुरू करने का जो मेन मोटिव था वो वही था। एंड एज आई हैव माय अटेम्प्ट्स, तो आई विल नॉट लीव दैट अपॉर्चुनिटी। आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर, बट अगेन मैं उसको डिपेंडेंसी बना के, जैसे आप, मैंने पहले भी बोला कि आई एम नॉट गोइंग बिल्कुल। कि अब मेरे लिए वो एकदम डिपेंडेंसी है, वही है तो है, अदरवाइज नाउ यू बिकॉज आई ऑलरेडी हैव हैव। वन बैकअप, सो स्ट्रेस फ्री हाँ, होके आप जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तभी आप उसमें कर भी पाओगे ना, बिकॉज बिल्कुल। प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है कि यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री। मेंस में भी आप वैरायटी अगर आपको चाहिए तो आपका माइंड उस तरीके से, स्ट्रेस में आपका माइंड बिल्कुल स्टक हो जाता है एक जगह पे, तो यू आर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट। बिल्कुल। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जैसे एस्पिरेंट्स को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बार, उनको आप ऐसे क्या गुरु मंत्र जो है वो देना चाहते हैं? क्या मंत्र, जैसे मैं वर्ड यूज करूं तो स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? जो भी अपनी तरफ से आप उनको कुछ आइडियाज, कुछ स्ट्रेटजी, टिप्स आप उनको बताना चाहें प्रिपरेशन के लिए, जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट्स उनको अच्छे से पढ़ने चाहिए, किस चीज़ पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आप अपनी तरफ से उनको देना चाहेंगे? बेसिकली यू इसमें ईपीएफओ वाले में अगर आप पढ़ते हो तो एक तो कॉमर्स पे अगर आपका फोकस हो जाएगा तो कॉमर्स बहुत आराम से, क्योंकि कॉमर्स बहुत लिमिटेड है। क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में क्वेश्चन बहुत वास्ट है, बट कॉमर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो और बिल्कुल क्लियर कर सकते हो अच्छे से। आई थिंक कॉमर्स कर लेना चाहिए आपको अच्छे से। थोड़ा बहुत जो अकाउंट्स है और ये सारी चीज़ें हैं बेसिक वाली, वो आपको देख लेनी चाहिए। 11th 12th के अकाउंट्स वगैरह देख लेनी चाहिए। और दूसरा मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पार्ट आता है इसमें, जिसमें रीजनिंग भी होता है, थोड़ा इंग्लिश भी होता है, उसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो और वहाँ पे हम्म। आपके पास मैक्सिमम स्कोर करने का चांस है। बाकी पॉलिटी वॉलिटी में आप थोड़ा गलत भी करोगे, वो भी करोगे तो क्या उसको बोलते हैं, यहाँ पे आप उसको आई थिंक मैनेज कर लोगे। ओके। मतलब इसके मैंने तो अलावा वही देखा आप, कि जैसे मैं, कि ये चीज़ें आपने बताई हैं ना कि जैसे आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो अगर मैं हम्म, आपसे पूछूं कि जैसे आजकल ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मतलब 10-10 15-15 घंटे की स्टडी जो है वो ज़रूरी होती है, मैंडेटरी होती है अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 10 घंटा 15 घंटा, तो 15 घंटा आप टेक्निकली पढ़ भी नहीं सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई बिल्कुल। पढ़ सकता बिल्कुल। 15 घंटा। स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगेन मैं वही बोलूंगा ना कि वो हम कैरिड अवे हो जाते हैं चीजों को देख के कि अरे नहीं अब तो बनना ही है। जैसे मैं एक टाइम पे 18 घंटे भी पढ़ने की हम्म। कोशिश किया हूँ, पढ़ा हूँ हम्म। ये नहीं बोलूंगा बट कोशिश किया हूँ। तो उसमें से क्या होता है, 7 8 घंटा 6 घंटा आप सो ही जाते हो कुर्सी पे, बिल्कुल। है ना। और ये कोशिश मैंने तकरीबन 6 महीने 7 महीने 8 महीने की है लगातार, मतलब मैं अपना प्लान बनाता था कि सुबह 12 बजे से लेके नेक्स्ट मेरे को 4 बजे तक पढ़ना है, ऐसा 16 आवर्स का। और फिर मैं 4 बजे सोने आता था। तो बहुत बार क्या होता था, पढ़ते पढ़ते मैं बीच में सो रहा हूँ, तो उसको कवर करने के लिए मैं 6 बजे तक जग रहा हूँ, साढ़े हम्म। छः बजे तक जग रहा हूँ, बिल्कुल। है ना। लेकिन फिर भी मैं उठ 12 बजे रहा हूँ, तो मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ कि मैं सो कम रहा हूँ, सोने का अपना कम कर लिया, लेकिन मैं अपना टारगेट पूरा करूँ। लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होता है। बिल्कुल। एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होगा। एफिशिएंट ये है कि यू स्टडी फॉर 8 to 8। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, नॉट स्टडिंग, यू नॉट एक्चुअली डूइंग अ जॉब और एनीथिंग, तो 8 10 आवर्स से ज्यादा नहीं। लिव योर नॉर्मल लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि खेलना बंद कर दो और ये कर दो, हाँ, बट बी अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट और अ कंसिस्टेंट वन। मतलब कंसिस्टेंसी को मत छोड़िए कि आप मतलब आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो, कल पढ़ रहे हो, वो नहीं करना है। बट हाँ, लिव अ नॉर्मल लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी कर रहे हो तो मतलब आप एकदम बंद ही हो जाओ बिल्कुल। और कुछ मत करो। हालांकि मैंने भी अभी सिविल सर्विसेज को क्रैक नहीं कर लिया, बट ये मतलब इतना एक्सपीरियंस है मुझे, आई आई कैन से कि, और किसी भी जगह पे नहीं, मतलब मैं बोर्ड्स में भी पढ़ा हूँ और आई गॉट गुड मार्क्स, और एसआरसीसी में भी पढ़ा हूँ, गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने टॉप
स्टूडेंट्स के साथ में रहा हूँ, तो मैंने देखा हुआ है उनको भी पढ़ते हुए, तो कोई ऐसा नहीं होता था कि वो अपना नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे। दे आर एज नॉर्मल एज अदर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैक बेंचर्स हैं तो वो कुछ अलग करते हैं और टॉपर्स वो अलग करते हैं। बस यही है टॉपर्स में और बैक बेंच में जो मैंने डिफरेंस देखा अपने वहाँ पे, कि वो एग्जाम के एक दो दिन पहले पढ़ते थे, और ये थोड़ा वो एक दो दिन पहले का बर्डन को डिवाइड करके वो डेली पढ़ते थे। बस इतना ही डिफरेंस था कि वो एग्जाम के दो दिन पहले तीन दिन पहले वो शुरू करेंगे, और इसलिए वो कर तो वो भी लेते थे, बट वो पूरा नहीं कर पाते थे क्योंकि टाइम लिमिटेड है। और इनको बिल्कुल। पता था कि मेरे पास उतनी देर में मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो थोड़ा पहले से 2 महीना पहले से वो आधा घंटा एक घंटा पढ़ना शुरू कर देते थे, and I used to do it। बस यही डिफरेंस मैंने देखा है टॉपर्स और बैक बेंचर्स में। आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज इंटेलेक्ट का या कॉग्निटिव एबिलिटी का कोई डिफरेंस नहीं होता। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। जी। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। एक जो 70% स्कोर कर रहा है और एक जो 90% स्कोर, बट डिफरेंस यही है कि वो बंदा थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा कंसिस्टेंट, थोड़ा सिंसियर है बस। बिल्कुल। तो नीरज जी, जैसे ही आपका ये यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम था, तो करंट अफेयर का इसमें कितना बड़ा रोल आप देखा कि कितना बड़ा रोल इसका करंट अफेयर में रहा है, मतलब? करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आए थे, मतलब मेरे को थोड़े बहुत इसमें मेरे को थोड़ा सिलेबस भी याद नहीं है उस टाइम का, हम्म। बट करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और कुछ बहुत सारे आए भी थे। तो करंट अफेयर्स और जो मैंने बताया ना, कॉमर्स बिल्कुल। और ये मैथ्स रीजनिंग और ये इंग्लिश वाला जो पार्ट है, जी। आप उसमें बहुत आराम से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, मतलब। ग्रेट। तो जैसे कि और नीरज जी, आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए बताई हैं, काफ़ी चीज़ें आपने अपनी जर्नी के बारे में बताई है, जो जो चैलेंजेस आपने फेस करे। ऑब्वियसली जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, तो वो जो है काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें ज़रूर जो है वो उसको फॉलो करेंगे। तो जाने से पहले और इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो स्टूडेंट्स को देना चाहें, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। जो भी अपने एक्सपीरियंस से, जो आज तक का आपका एक्सपीरियंस है, चाहे वो कॉलेज टाइम का या फिर जो आपने स्टार्टअप करा या जो आपने अपनी जॉब के साथ साथ आपने प्रिपरेशन जो है वो करी है, वो जो भी आपका टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं मतलब अगर आपको मैं एक ही चीज अगर मुझे बोलना है, तो आई वुड ओनली से कि टाइम डज नॉट रिमेन द सेम फॉर एवर, बिल्कुल। एंड इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू चेंज योर लाइफ। तो डोंट गेट disheartened एंड कीप ट्राइंग। ग्रेट। तो नीरज जी, इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू, एंड आपकी जर्नी से ज़रूर जो है वो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज़रूर मोटिवेट होंगे। और काफ़ी लंबी थैंक यू, जर्नी थैंक यू। आपकी रही और आपने काफ़ी मेहनत की और आज फाइनली आपको मेहनत का जो फल है वो मिल चुका है। और आने वाले जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे सिविल सर्विसेज की, उसके लिए मेरी तरफ से और पूरे एडुटैप की टीम की तरफ से जो है वो ऑलरेडी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। आप ज़रूर थैंक अपना यू। जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसको जो है वो ज़रूर क्रैक करें। और सिन्हा जी, आज के लिए इतना ही, और बहुत अच्छा लगा, और वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू। और जिस तरह से आपने जो है मतलब तैयारी की है, मेहनत की है, और उसी तरह से आगे भी जो है वो आप अपनी सर्विस में भी उसी तरह से जो है वो डेडिकेटेड रहेंगे। और चलिए नीरज जी, थैंक यू सो मच एंड मैनी मैनी थैंक यू, थैंक यू वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मच। थैंक यू नीरज, थैंक यू। थैंक यू।